जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। प्रैक्टिस सेट का क्लास है ये। अब इसमें जो है आपको जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट मिलेगा इसमें। ठीक है, अब इसमें हिस्ट्री भी होगा, पॉलिटी भी होगा, जियोग्राफी भी होगा, इकोनॉमी भी होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक, अब जो है इस प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करिए मेरे साथ। ठीक है, अब इसमें हम स्टैटिक जीके भी पढ़ाएंगे। स्टैटिक जीके का मतलब है जो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी है ना, उसी का क्वेश्चन हम जो है खूब सारा में भर देंगे। हो गया स्टैटिक जीके। ठीक है, अरे कभी नृत्य पूछ दिया, कभी कोई खेल पूछ दिया, कभी नोबेल पुरस्कार कहीं से पूछ दिया, तो कहीं ना कहीं जियोग्राफी से, कहीं हिस्ट्री से, कहीं पॉलिटी से, कहीं ना कहीं इकोनॉमी, सब कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वही सब स्टैटिक जीके में आता है। अब जो नहीं पढ़ता है, जो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ा होता है, जियोग्राफी, इकोनॉमी, वो कहता है कि सब अलग कहीं से क्वेश्चन आया है, तो अलग कहीं से नहीं आता है। हमने जो है इसको खोज के ढूंढा है, हमने हमने अपना काम किया, हमने ढूंढा है, ढूंढ के लाया है इसको, तो आपके सामने रख रहे हैं। आप वही कमाल नहीं करते हैं, तो आप स्टैटिक जीके पढ़ने आते हैं, तो हम भी कहते हैं लीजिए भैया स्टैटिक जीके पढ़िए। ठीक है, तो स्टैटिक जीके हम पढ़ाएंगे आपको प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के साथ हम स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, शायरी वगैरह तो हमें आती नहीं है। ठीक, तो हम बिना शायरी के आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, कभी कभी आती है तो बोल देते हैं, ठीक, और बोलते हैं तो दर्दनाक बोलते हैं। ठीक है, आगे आइए। पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 123 संबंधित है। ठीक है, हम सब्जी वालों से तंग रहते हैं। रिकॉर्ड हुआ क्लास नहीं, तब तक परेशान करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 123 संबंधित है। ठीक है, अब आपको पॉलिटी में जाना है। ठीक, एक किसका क्वेश्चन है? पॉलिटी का है। क्या कह रहा है कि आर्टिकल 123 किससे संबंधित है? ठीक है, तो आर्टिकल 123 है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। किससे है? ऑर्डिनेंस से। ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस से है, अध्यादेश से। ठीक, ये अध्यादेश जारी कब किया जाता है? अध्यादेश जारी किया जाता है जब आपका संसद की बैठक न चल रही हो। ठीक है, संसद की जो बैठक हो नहीं चल रही होती है, और हमारे देश में किसी कानून को बहुत जरूरी रूप से लाना है। ठीक है, जैसे निर्भया हत्याकांड के लिए। ठीक है, 2012 में जब निर्भया हत्याकांड हुआ, तो उस समय जो है हमारे देश की संसद कार्रवाई में नहीं थी, तो हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने हमारे देश के लिए तुरंत नया कानून लाया था। ठीक है, तो वो हुआ अध्यादेश। ठीक, अब अध्यादेश जो है लगभग 6 महीने तक लागू रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो संसद की सत्र चलती है उसमें जो अंतर होता है लगभग 6 महीने का होता है। यानी हमारे देश में 3 सत्र बैठाया जाता है, 1, 2 और 3। ठीक है, एक है बजट सत्र, एक है मानसून सत्र, एक है शीतकालीन सत्र। ठीक है, अगर इन तीनों सत्रों में से, ठीक, तीनों सत्रों में से अगर कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो और हमारे देश के राष्ट्रपति को ऐसा लग जाए कि नहीं इस कानून की एकदम आवश्यकता है, बहुत जरूरी है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देंगे और वो उसी तरह लागू होगा जैसे संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम या कोई कानून होता है। ठीक है, तो अब इन तीनों सत्रों में से अगर कोई सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक और नियम है। हमने अभी बोला कि हमारे यहाँ जो अध्यादेश है वो लगभग 6 महीने तक लागू रहता है। ठीक है, तो अध्यादेश से 6 महीने तक लागू क्यों रहता है? क्योंकि इन तीनों सत्रों में से हमारे यहाँ नियम बनाया गया है कि आप जो है कम से कम वर्ष में हमारी संसद की 2 बार बैठक होनी ही चाहिए। ठीक है, कितनी बार? वर्ष में 2 बार। बैठना तो 3 बार है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ठीक है, लेकिन कम से कम आपको वर्ष में 2 बार बैठना ही बैठना है। अब इसमें से तो बजट सत्र तो एकदम फिक्स है कि आपको बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र में आप जो दोनों हो देख लीजिए जिसमें बैठ रहे हैं। हालांकि बैठना 3 है, लेकिन अगर कभी नहीं बैठ पाए तो कम से कम 2 बैठना है। ठीक है, तो अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 123 किससे संबंधित है? अध्यादेश से। ठीक है, क्यों लाया जाता है? जब संसद की जो सत्र है नहीं चल रहा हो और हमारे देश में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसके लिए कोई कानून बनाना पड़े, उसके लिए लाया जाता है अध्यादेश। ठीक है, ये तो है राष्ट्रपति का अध्यादेश। लेकिन यही पे आर्टिकल 213
आर्टिकल 213, यानी इस वन को उठा के इसके बीच में रख दीजिए, ठीक। तो आर्टिकल जो 213 है वो राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्यपाल के, ठीक है। किससे संबंधित है? राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित है, ठीक है। कौन सा? आर्टिकल 200 सॉरी आर्टिकल जो 213 है किससे संबंधित है? राज्यपाल के अध्यादेश से, ठीक है। ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से है और वो राज्यपाल के अध्यादेश से है। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ये कह रहा है कि सर्वप्रथम बजट कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम बजट जो है वो नाम किसका ले रहा है? केंद्र सरकार का। किसका नाम ले रहा है? वो नाम ले रहा है केंद्र सरकार का, ठीक है। अब केंद्र सरकार जो है बजट अपना कब पेश करती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बजट जो पेश करती है वो लोकसभा में करती है। किसमें करती है? लोकसभा में करती है, ठीक है। कहाँ करती है? लोकसभा में, ठीक। जब लोकसभा में करती है तो करती कब है? बजट सत्र। अभी आपको पीछे बताएं, बजट सत्र, ठीक। हमारे यहाँ बजट सत्र जब स्टार्ट होता है, ठीक है, फरवरी से अप्रैल तक चलता है बजट सत्र। तो जब बजट सत्र चलता है तो उसमें जो है हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं आप नियुक्त करते हैं बजट को पेश करने के लिए। वो वित्त मंत्री ही अक्सर नियुक्त करते हैं, लेकिन कभी वो राष्ट्रपति के पास पावर है, वो किसे नियुक्त करेगा। हालांकि वो हर बार जो पेश करती है वो वित्त मंत्री ही बजट पेश करते हैं, ठीक है। लेकिन ये पावर जो है वो राष्ट्रपति को दिया गया है, वो किसी को भी नियुक्त कर सकता है, ठीक है। तो बजट सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में, ठीक। अब लोकसभा की जो चर्चा है, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। टोटल 543 सीटों पे चुनाव हो रहा है, ठीक है। 6 फेज का चुनाव खत्म हो चुका है। आज तारीख है 26 मई 2024। 26 मई 2024 तक जो है हमारे भारत में 6 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। 7वें चरण का चुनाव बाकी है, जिसमें 57 सीटों पर चुनाव होना है। 2100 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है, ठीक है। तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है। आर्टिकल 81 में है लोकसभा का चर्चा। लोकसभा की जो चर्चा है वो आर्टिकल 81 में है, ठीक है। जब लोकसभा है, लोकसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, जो लोकसभा के सदस्य हैं यही चुनते हैं प्रधानमंत्री को, ठीक है। लोकसभा के जो सदस्य चुने हुए सदस्य जा रहे हैं 543, ठीक है। ये 543 जो चुन के जाएंगे यही लोग चुनते हैं प्रधानमंत्री को। और जो चुनते हैं वो साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है। जो सरकार बनती है वो साधारण बहुमत से बनती है, ठीक है। किससे बनती है? साधारण बहुमत से, जिसके लिए लगभग 272 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 543 है तो 272 चाहिए साधारण बहुमत, हो जाएगा 544, ठीक है। तो 272 सीटें चाहिए आपको हमारे यहाँ सरकार बनाने के लिए, ठीक है। एक चीज ध्यान रहे, हमारे यहाँ जब तक लोकसभा में बहुमत नहीं होगा, लोकसभा में जब तक बहुमत नहीं होगा तब तक कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। इसीलिए तो बार बार कह रहे हैं 272 कम से कम चाहिए, ठीक है तो 543, लेकिन आपके पास 272 सीटें होनी ही चाहिए, तब जाके आप सरकार अपना बना सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया? समझ आ गया? तो लोकसभा जो है, ठीक। अब लोकसभा में कुछ सीटें एससी और एसटी के लिए निर्धारित की गई हैं, ठीक है। एससी और एसटी के लिए, ठीक है। एससी के लिए 84 हैं, एसटी के लिए 47 हैं, ठीक है। लोकसभा में जो सीटें हैं निर्धारित की गई हैं, एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47। अब एससी जो कैंडिडेट है इस 543 में से कम 84 जो एससी होंगे वो जाएंगे ही जाएंगे, यानी वो सीट निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। पूरे भारत में 84 सीटें निर्धारित की गई हैं। अब जो पार्टियां होंगी उस जगह पे एससी जाति से ही उतारेंगे, अन्य कोई जाति का नहीं उतरेगा, ठीक है। कोई भी पार्टी हो, जैसे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये जो भी पार्टियां हैं, ठीक है, ये जो पार्टी है, ये पार्टी अगर किसी लोकसभा का स्थान है, ठीक है, लोकसभा की सीट है, अगर वो फिक्स है एससी के लिए, तो वहां से तीनों चारों पांचों पार्टियों में से कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को उठाएगा तो सिर्फ एससी को ही उठाएगा, ठीक है। वो एससी को ही टिकट मिलेगा। समझा रहा चीज? तो 84 सीटें किसके लिए फिक्स है? एससी के लिए, और 47 सीटें एसटी के लिए, ठीक। लेकिन अब 2026 में लोकसभा की सीटों को बढ़ाना है, ठीक है, इसलिए तो हमारी नई संसद बनाई गई है, ठीक। समझा गया इतना? ठीक। ये राज्यसभा है। राज्यसभा की चर्चा है आर्टिकल 80 में, ठीक है। किसमें है? आर्टिकल 80 में। अनुच्छेद 80 में किसकी चर्चा है? राज्यसभा की है, ठीक है। अनुच्छेद 80 में किसकी चर्चा है? राज्यसभा की है, ठीक है। राज्यसभा में जो है टोटल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। टोटल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12।
हाँ तो टोटल कितने 245, ठीक है। इसमें से जो 12 हैं मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। अब वो खेल से हो, शिक्षा से हो, कला से हो, ठीक है, जिस भी क्षेत्र से हो, 12 लोग क्या होंगे, मनोनीत होंगे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। पहले 2 सांसद जो है लोकसभा में मनोनीत होते थे, ठीक है, लोकसभा में मनोनीत होते थे एंग्लो इंडियन, लेकिन उनको जो है 2021 में हटा दिया गया है। तब से जो है 543 लोग हैं, ठीक है। तो पहले पूछता था क्वेश्चन कि टोटल संसद में सांसदों की कितनी मनोनीत होती है, टोटल संसद में कितने सांसद मनोनीत किए जाते हैं, तो 14 बताया जाता था। लेकिन अब नहीं, अब 2 मनोनीत नहीं किए जाते हैं लोकसभा में, अब सिर्फ 12 मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है। इस समय जो हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, ठीक है, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कौन है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। जैसे ही सरकार बदलेगी कोई और अध्यक्ष बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री कौन? अमित शाह। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, ठीक। जैसे ही 4 जून को परिणाम आएगा, जो अगर ये सरकार वर्तमान में रहेगी तो ठीक है, नहीं बदलेगा तो कोई और तो हो जाएगा, ठीक है, समझा गया, ठीक। ये जो विधानसभा है, ये राज्यों की विधानसभा है, ठीक। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा में सरकार बीजेपी की है। वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव है, ठीक है, समझ आ गया। राष्ट्रपति भवन, ठीक है, राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना हिल्स पे है। इसमें हमारे द्रौपदी मुर्मू बैठती है। इसमें लगभग 350 कमरे हैं, ठीक। इन्हीं के पीछे एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, जिसका नाम पहले मुगल गार्डन था, अब बदल दिया गया है, ठीक है, समझा गया, ठीक। तो राष्ट्रपति भवन है 340 कमरों वाला, इसमें राष्ट्रपति आराम से रहती है, ठीक है, समझा गया। तो केंद्र सरकार द्वारा बजट कहाँ सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में किया जाता है, ठीक है, समझा गया। तीसरा, आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या करा है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? कह रहा कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब नवीन जलोढ़ मिट्टी, अभी तक तो अपने पॉलिटी का देखा था, जियोग्राफी देखिए, ठीक। नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग जानते हैं खादर के नाम से। किसके नाम से? खादर के नाम से, ठीक है। देखिए जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, क्या है? ये है पहाड़, ठीक। इससे जब कोई नदी निकलती है, ठीक है, तो हमारा जो हिमालय है नवीन पर्वतमाला है, ठीक है, नवीन पर्वतमाला है, ठीक। तो जब इस नदियां आती हैं, जैसे गांव में जब पानी अब ले जाते हैं, तो नहीं वो जो है मट्टी काट वगैरह के बहा के लेके चला जाता है, कहीं जमा देता है, ठीक है। इसी तरह जो हिमालय है, ये हिमालय हमारा नवीन है, ठीक है, हिमालय जो हमारा है नवीन है, ठीक है। जब ये यहाँ से चलता है, ठीक है, जब यहाँ से चलता है तो पत्थरों वगैरह को काट के लेके चलता है, ठीक है, पत्थरों को क्या करता है? काटता है, ठीक। जब काटता है तो कहीं ना कहीं इसका स्लो होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं ये स्लो होगा, ठीक है। जैसे नदियां पर्वतों से उतरती हैं तो कहीं ना कहीं ढाल बनाएंगी ना, कहीं ना कहीं उनका नीचे वाला स्थान आएगा ना कहीं समतल आएगा ना, ठीक है। तो जब इधर से चलती हैं तो यहाँ से पत्थर वगैरह तोड़ते फोड़ते लाती हैं, छोटे छोटे टुकड़े कंकड़ के पत्थर, क्योंकि वो पर्वतों से आ रही हैं तो कहीं ना कहीं कंकड़ पत्थर लाएंगी, ठीक है। तो कंकड़ पत्थर यहाँ पे ला देती हैं, ठीक है। इस वाले एरिया में ये क्या करती हैं? कंकड़ पत्थर ला देती हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं भाबर प्रदेश। क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश में नदियां दिखाई नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि कुछ गिट्टी रखा है, गिट्टी जानते हैं गांव में जिससे घर का ढलैया होता है, छत बनता है, छोटे छोटे रोड़े नहीं होते, वो गिट्टी होता है। अगर आपसे कहा जाए कि आप उस रोड़े पे पानी गिराइए, तो क्या खूब पानी गिरा दीजिए, तो क्या आपका वो पानी दिखेगा? उससे पानी गिराएंगे तो नहीं दिखता है। उसी तरह जब पर्वत से नदियां उतरती हैं तो अपने साथ जब कंकड़ पत्थर तोड़ के लाती हैं, तो जब यहाँ पे उतरती हैं तो यहाँ पे कंकड़ पत्थर, क्योंकि नदियों की शक्ति जो है वो पर्वतों पे ज्यादा रहती है, जब वहां से उतरती है तो उनका ढाल तेजी से रहता है, तो उनमें शक्ति ज्यादा तेजी से रहती है बाहर के ले जाने की, ठीक है। तो एक समय ऐसा आता है कि वो अपना पावर कम हो जाता है उनका, वो धीरे धीरे जाने लगती हैं, ठीक है। तो कंकड़ पत्थर को नहीं ले जाती हैं, तो कंकड़ पत्थर यहीं पर जम जाते हैं, ठीक है। जब कंकड़ पत्थर यहीं पर जम जाते हैं तो यहाँ पे नदियां दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। नदियां जब दिखाई नहीं देती हैं तो इसे हम कहते हैं भाबर प्रदेश, ठीक है। जहां नदियां नहीं दिखाई देती उन्हें भाबर प्रदेश कहते हैं। इसके आगे नदियां बढ़ती हैं, ठीक है। जब नदियां आगे बढ़ती हैं तो पानी तो स्लो हो गया, ठीक है, क्योंकि शक्ति तो उनके पास यहाँ थी, लेकिन जब इधर आए तो कुछ स्लो हुआ, फिर आगे इधर आए तो कुछ स्लो हुआ, ठीक है। इधर जो है दलदली भाग बनता है, मिट्टी वाला, ठीक है, हल्का हल्का मिट्टी बनना स्टार्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इतना दूर जो है यहाँ पे बनता है तराई क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे हर समय पानी रहता है,
ठीक है, हर समय पानी रहता है। ठीक, जब आप गंगा पढ़ाते हैं ज्योग्राफी में तो बताते हैं कि गंगा के मैदान में जब उत्तराखंड से नदी उतरती है, ठीक है, तो हल्का सा भावर प्रदेश आता है। फिर उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत वगैरह वाला एरिया है वो तराई क्षेत्र में आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ हर समय पानी लगा रहता है। जहाँ पे हर समय पानी लगा रहे, साल भर हर समय पानी लगा रहे ना, वो होता है तराई क्षेत्र। ठीक है, क्या होता है? तराई क्षेत्र। ठीक, अब इसके आगे जब आप बढ़ेंगे, इसके आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ देखते हैं हमारी नदियों में बाढ़ आती है बाढ़, नदी हमारी उफान पे आती है। ठीक है, क्या होता है? नदी हमारी उफान पे आती हैं। जब उफान पे आती हैं तो करते हैं कि वो जो है अपना पानी बहा के लाती हैं और खेतों में लेके चली जाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? खेतों में लेके चली जाती हैं। ठीक है, जब खेतों में लेके जाती हैं तो जहां हर वर्ष, ठीक है, जहां हर वर्ष जो है नदियां अपना पानी लाएं, ठीक है, जहां हर वर्ष नदियां अपना पानी लाए, उसे हम लोग कहते हैं नवीन जलोढ़ या खादर कहते हैं। ठीक है, नवीन जलोढ़ या खादर कहते हैं। जहां पे हर वर्ष नदी अपना पानी लाके गिरा दे, उसे हम लोग कहते हैं नवीन जलोढ़ या खादर। ठीक है, नवीन जलोढ़ या खादर कहते हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि नदियां कुछ ऊपर और चढ़ जाती हैं। ठीक है, जहां हर वर्ष नहीं चढ़ती हैं, लेकिन कुछ वर्षों में वो कुछ वर्षों में क्या करती हैं, जब ज्यादा पानी हो जाता है तो नदियां कुछ उफान पे चढ़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ वाला जो पार्ट है, जो यहाँ वाला पार्ट है, ठीक है, जो यहाँ वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे नदियां बहुत कम चढ़ती हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं बांगर। ठीक है, नदियां कभी कभी यहाँ पानी लाई हैं तो आपको बताया जाएगा कि नहीं, जहाँ पे नदियां 2 साल से 3 साल में अपना पानी लेके जाती हैं, पानी गिराती है अपना, ठीक है, वहां पे 2 साल से 3 साल बाढ़ आती है, उसके बाद फिर बाढ़ एक बार आएगा, फिर 2-3 साल बाद आएगा, तो वो जो स्थान होगा उसे क्या कहा जाएगा? हम बांगर कहेंगे। ठीक, लेकिन जहां हर वर्ष जो नदियां हैं पानी लाती हैं, बाढ़ लाती हैं, ठीक है, और जो जमीन उसका खेत है बगल बगल में, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, और उसे हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। समझ आ गया? ठीक है, बांगर बताई दिए कि जहां हर वर्ष नदियां अपना पानी ना पहुंचा पाए, 2-3 साल में एक बार वहां पानी पहुंचे, उसे हम बांगर कहते हैं। ऊसर यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, बंजर, ठीक है, बंजर, ठीक, ऊसर और बंजर लगभग इन दोनों का सेम है। ठीक है, ऊसर में नहीं हम लोग कहते हैं जहाँ घास ना फूस वहाँ रेड़ प्रधान। ठीक है, तो वे ऊसर है, यहाँ भी कुछ नहीं होता है, बंजर में भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऊसर तो खैर ऊसर, बंजर में तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, समझा गया? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत को पहली बार नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया? सही क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, भारत को पहली बार नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? ठीक है, तो भारत को सबसे पहले पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था 1913 में। 1913 में 1913 में भारत को सबसे पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? साहित्य के लिए। किसके लिए? साहित्य के लिए। पहली बार भारत को नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के लिए। ठीक है, किसके लिए? साहित्य के लिए। ठीक है, कौन पाया था? आर्यन टैगोर। कौन पाया था? आर्यन टैगोर। ठीक है, कौन पाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब पाया था? कब पाए थे इन्होंने? आर्यन टैगोर ने 1913 में। ठीक है, किसके लिए पाया था? गीतांजलि के लिए। किसके लिए पाया था इन्होंने? गीतांजलि। ठीक है, इनकी साहित्यिक रचना है गीतांजलि। इसके लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया था। कब? 1913 में। 1913 में इन्होंने क्या किया था? पुरस्कार पाया था। उस समय हम लोग ब्रिटिश भारत के थे। कब के थे? उस समय हम लोग ब्रिटिश भारत के थे। ठीक है, कहाँ के थे? ब्रिटिश भारत के। उस समय कब? 1913 में। हम तो आजाद 1947 में ना, तो ब्रिटिश भारत में जो है 1913 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुरस्कार पाया था। किसके लिए? साहित्य के लिए। किस किताब के लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है, एक और व्यक्ति थे सीवी रमन। सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन जो है 1930 में। सीवी रमन 1930 में, ये भी ब्रिटिश भारत थे। यानी जब हम लोग भारत के गुलाम थे, सॉरी, जब हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे, तो हम लोग जो है 1930 में 2 पुरस्कार पाए थे नोबेल का। एक ठो सीवी रमन पाए थे, एक ठो पाए थे आर्यन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, ये भी फिजिक्स के लिए पाए हैं। ठीक है, सीवी रमन। ठीक है, ठीक, फिजिक्स के लिए शायद मैथ के लिए। ठीक है, सीवी रमन
इनका इतना इतना पुराना हो गया डाटा, ठीक है, लेकिन ये भी पाए हैं, ठीक है। आप इसको देखना होगा फिजिक्स के लिए है कि किसके लिए है, ठीक है। तो आर्यन टैगोर जो है गीतांजलि के लिए पाए हैं, ठीक है, 1913 में, ठीक। 1930 में कौन पाया? सीवी रमन पाए, ठीक है। शांति के लिए हमारे यहाँ कौन पुरस्कार पाया है, ठीक है, शांति के लिए 2014 में कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाए हैं, ठीक है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाए हैं, ठीक है। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, ठीक है, ये भी पुरस्कार पाई हैं, ये भी पुरस्कार पाई हैं नोबेल पुरस्कार, ठीक है। ये भी किसके लिए पाई हैं? शांति के लिए, शांति के लिए, ठीक है, किसके लिए? शांति के लिए, ठीक, किसके लिए पाई हैं? शांति के लिए। लेकिन ये आयरलैंड की थी, लेकिन वर्तमान में जब ये पाई, ये जब पाई शांति का नोबेल पुरस्कार, तो ये कहाँ की थी? ये भारत की नागरिक थी। कहाँ की थी? भारत की नागरिक थी। समझ आ गया? कहाँ की नागरिक थी? भारत की नागरिक थी, ठीक है, समझ आ गया। 1948 में 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई, तो हमारे महात्मा गांधी को भी नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था, लेकिन नाथूराम गोडसे इस चुट्टा हमारे देश का एक नोबेल पुरस्कार छीन लिया, ठीक है। उन्हें भी मिलना था, लेकिन ये चुट्टा छीन लिया, ठीक है, समझ आ गया। चिकित्सा के लिए भी बहुत लोग हमारे बात में पाए हैं। टोटल सब मिला के हमारे भारत के हों, ठीक है, हमारे भारतीय मूल के रहे हों, जैसे हम भारतीय मूल भी ज्यादा मतलब खुश होते हैं, जो हमारे देश में पैदा हुए लेकिन चले गए अमेरिका कमाने, तो हम उसमें भी खुश होते हैं कि उन्होंने पाया है, ठीक है। तो टोटल अब तक जो है 11-12 लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब देखिए, अब नोबेल पुरस्कार है क्या, ये सोचना है। नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज, ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 1901 में हुई, ठीक है, 1901 में देना स्टार्ट हुआ था इसको, ठीक है, 1901 में देना इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। स्वीडन के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं अल्फ्रेड नोबल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबल, इन्हीं की जो है पुण्यतिथि पे जो है हर बार दिसंबर वगैरह में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इनकी संपत्ति का 94% जो संपत्ति है कई अन्य लोगों के पास है। इसी का जो ब्याज है, ठीक है, इसी का जो ब्याज है, ठीक, इसी ब्याज से जो है ये सभी पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है, ये पुरस्कार जो है दिए जाते हैं, ठीक है। नोबेल प्राइज जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में, ठीक है। कौन कौन से आपको दिया जाता है? मेडिकल में, जिसे हम लोग चिकित्सा बोलते हैं, ठीक है, चिकित्सा में दिया जाता है, ठीक, भौतिक में दिया जाता है, ठीक है, भौतिक, रसायन में, ठीक है, अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, ठीक है, और शांति के लिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 पुरस्कार जो है नोबेल पीस प्राइज में दिया जाता है, ठीक है। किस में दिया जाता है? नोबेल प्राइज में 6 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति, ठीक है। ये शांति का जो पुरस्कार है, ठीक, शांति के पुरस्कार जो है स्वीडन देता है, सॉरी नार्वे, ठीक है, नार्वे जो है शांति का पुरस्कार जो है नार्वे देता है। बाकी ये 5 पुरस्कार कौन देता है? स्वीडन देता है। स्वीडिश अकादमी देती है किसको? इन 5 पुरस्कार को। नार्वे जो है एक को देती है शांति को, ठीक है। शांति के नोबेल प्राइज को कौन देता है? नार्वे देता है। बाकी अन्य 5 को कौन देता है? स्वीडिश अकादमी स्वीडन देता है, ठीक है। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय, ठीक है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो आसियान का जो मुख्यालय है वो है जकार्ता। कहाँ है? जकार्ता है, ठीक है। कहाँ है? जकार्ता है। ये किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया की ये राजधानी है, ठीक है। अब आसियान है, ठीक, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में है, ठीक है। इसमें टोटल कितने देश आते हैं? टोटल 10 आते हैं। कितने आते हैं? टोटल 10 आते हैं, ठीक है। कितने देश आते हैं? टोटल 10 आते हैं।
आसियान में, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये दक्षिण पूर्व एशिया का जो है संगठन है, ठीक है। अब दिखा देते हैं आपको इसमें कौन है आसियान में, ठीक है, कौन कौन से देश आसियान में आते हैं, ठीक। आसियान में 10 देश हैं, ठीक है। एक है आपका, देखिए, म्यांमार है, एक थाईलैंड है, 2 लाओस है, 3 कंबोडिया है, 4, ठीक है, वियतनाम है, 5, ठीक, फिलीपींस है, 6, इंडोनेशिया है, 7, सिंगापुर है, 8, ब्रुनेई है, 9, ठीक है, और यहाँ पे फिलीपींस है 10, ठीक। टोटल जो है 10 देश आते हैं आसियान में, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। टोटल कितने देश आते हैं? 10 देश आते हैं, ठीक है। कौन कौन से? आपका म्यांमार आता है, आपका थाईलैंड आता है, कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है, ठीक है, लाओस आता है, आपका फिर ये जो है मलेशिया आता है, ठीक है, इंडोनेशिया आता है, सिंगापुर आता है और फिलीपींस आता है, ठीक है, ब्रुनेई आता है। टोटल 10 देश आते हैं, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता है, ठीक है। इधर दिख रहा होगा आपको फिलीपींस सॉरी मनीला, फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला है, ठीक है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है, ये बैंक है एडीबी, इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, ठीक है, कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? उसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है, ठीक है। लेकिन भारत का जो है उड़ीसा के कटक में है, ठीक है, उड़ीसा के कटक में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में है, जबकि भारत में जो है चावल अनुसंधान कहाँ है? उड़ीसा के कटक में है। कहाँ पे है? उड़ीसा के कटक में है, ठीक है। फिलीपींस समझ आया? फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है, ठीक है, समझ आ गया, ठीक। ढाका, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है, ठीक है, ढाका है, ठीक। कहाँ है बांग्लादेश की राजधानी? ढाका। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश के पिता कौन जाना जाता है? शेख मुजीबुर रहमान। शेख हसीना के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है, ठीक है, समझ आ गया? कितना समझ आया? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिक्योरिटी पेपर मिल, ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल, ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल, ठीक है। सिक्योरिटी पेपर मिल तो है आपका होशंगाबाद में। कहाँ है? होशंगाबाद में, ठीक है, कहाँ है? होशंगाबाद में है, ठीक है, होशंगाबाद में है आपका सिक्योरिटी पेपर मिल। एक है सिक्योरिटी पेपर प्रेस। सिक्योरिटी पेपर प्रेस जो है आपका जो है हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में, ठीक है। सिक्योरिटी पेपर प्रेस, सिक्योरिटी पेपर जो मिल है वो होशंगाबाद में है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है। तो सिक्योरिटी पेपर जो मिल है वो है आपका होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, ठीक। लेकिन सिक्योरिटी पेपर प्रेस वो कहाँ है? हैदराबाद में है, ठीक है। कहाँ है? हैदराबाद में है, ठीक, समझ आ रहा है? हैदराबाद में है, ठीक है। अब देखिए सिक्योरिटी पेपर होता क्या है? जैसे आप स्टाम्प पेपर देखते हैं, स्टाम्प पेपर, तो स्टाम्प पेपर जो कागज होगा तैयार होता है स्टाम्प पेपर पे, ठीक, वो सब जो चीजें तैयार होती हैं कहाँ तैयार होती हैं? होशंगाबाद में, ठीक। प्रेस कहाँ है? हैदराबाद में है, ठीक है। सिक्योरिटी पेपर प्रेस हैदराबाद में है, ठीक। अब जो है इसमें कई ऑप्शन दिख रहे हैं, कोलकाता है, नासिक है, देवास है, हैदराबाद है। तो हैदराबाद तो सिक्योरिटी पेपर प्रेस है, सिक्योरिटी पेपर मिल जो है आपका होशंगाबाद में, एमपी में। नासिक और देवास, ठीक है, करेंसी नोटों के लिए, ठीक, करेंसी नोटें कहाँ छपती हैं? नासिक में। जबकि बैंक प्रेस नोट, ठीक है, बैंक नोट जो है वो कहाँ छपती है? देवास में। कहाँ छपती है? देवास में, ठीक है, कहाँ छपती है? देवास में। करेंसी नोट कहाँ छपती है? नासिक में छपती है, ठीक है। बैंक नोट प्रेस कहाँ छपता है? देवास में, जबकि करेंसी नोटें कहाँ छपती हैं? नासिक में, ठीक है। कोलकाता के सालबोनी में भी नोट छापा जाता है। कोलकाता के सालबोनी में भी नोट हमारा छापा जाता है, ठीक है, समझ में आया? ठीक। 1 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के,
1 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। ठीक है, वित्त सचिव के जो क्या है हस्ताक्षर होते हैं। ठीक, बाकी अन्य नोटों पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? हमारे भारत के गवर्नर के होते हैं। ठीक है, भारत के गवर्नर के होते हैं, जबकि 1 के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? ठीक है, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? ठीक है, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? ठीक है, घूमर, घूमर। ठीक है, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? घूमर है। ठीक है, घूमर। मूवी एक है कोई, ठीक है, मूवी को तो हमें नाम नहीं पता है, लेकिन उसमें दीपिका पादुकोण है। ठीक है, सर पद्मावती तो है, पद्मावत मूवी। ठीक है, पद्मावत मूवी में उसका खैर बहुत ज्यादा विरोध हुआ, तो पद्मावत मूवी में ही घूमर 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 मारो घूमोरे ऐसा कुछ गाना है। ठीक है, तो राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? घूमर है। ठीक है, क्या है? घूमर है। कर्नाटक का क्या है? यक्षगान। कर्नाटक का क्या है? यक्षगान है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी है। ठीक है, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। किसका है? तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। ठीक है, J&K का, जम्मू कश्मीर का रऊफ है। ठीक है, रऊफ है। पंजाब का, पंजाब का है गिद्धा, गिद्धा भांगड़ा। ठीक है, पंजाब का है गिद्धा और भांगड़ा। गुजरात का, गुजरात का क्या है? गरबा, गरबा डांडिया। ठीक है, गरबा और डांडिया गुजरात का है। यूपी का है, यूपी का है आपका, यूपी में कौन सा नृत्य है? ठीक है, यूपी में कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक, यूपी में कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, तो अब इसमें हम जो है जैसे, एक मिनट, ठीक है, देखिए यूपी का, यूपी का जो है आप लोगों को बताना है। ठीक है, हमको क्या, हम तो बता ही देंगे। ठीक है, यूपी का, लेकिन आप लोगों को बताना है, हम वही बता दें। इसका होता है कथक। ठीक है, कथक होता है। ठीक, रामलीला, रामलीला। ठीक है, यूपी का हो गया। ठीक है, अभी देखिए जम्मू कश्मीर का पंजाब, गुजरात, यूपी का हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, राजस्थान का घूमर, कर्नाटक का यक्षगान, भरतनाट्यम का भरतनाट्यम जो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, समझ आ गया? भारत के कुछ लोक नृत्य आपको समझ आ गया। ठीक है, अभी और भी राज्य हैं। ठीक है, और भी राज्य हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, हम तो बता ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कुछ ढूंढिए। ठीक है, जैसे आप जो है जैसे असम का बिहू है। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है कि पूर्वोत्तर भारत का पूछ रहा है। ज्यादातर वो क्या कर रहा है? पूर्वोत्तर भारत के क्वेश्चन को पूछ रहा है। ठीक है, बिहू वगैरह जो है जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, असम में जो नृत्य हो रहे हैं उनको ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो आप एक काम, उन सबों को याद करिए। ठीक है, क्या करिए? उन सबों को याद करिए। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, बंगाल के, बंगाल के नोवाखली, बंगाल के नोवाखली में यह घटना घटी थी 1946 में। बंगाल के नोवाखली में घटना घटी थी 1946 में। हुआ क्या था? हिंदू और मुस्लिम के आधार, मुस्लिम का आधार था। ठीक है, जानते हैं बंगाल विभाजन, हम लोग जो है विभाजन होना हमारा जरूरी था, विभाजन होना। ठीक है, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की 200 से 300 टीमें बैठाई गई। ठीक है, लोग बैठाए गए 200 से 300। ठीक, जब अंग्रेजों की टीम ब्रिटेन में 200 से 300 लोगों की बैठाई गई, तो जानते हैं क्या हुआ? वहां कहा गया, क्योंकि अब जो है वहां पे क्या हुआ कि हम लोग सॉरी ब्रिटेन से जो है विधेयक पारित हो गया कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राज्य बनने वाले हैं। ठीक है, ये विधेयक पारित हो गया था। अब जो है ब्रिटेन जो क्या किया, ब्रिटेन के जो लोग थे अपने यहाँ टीम बैठाया कि हम इनको लड़ाएं कैसे, क्योंकि हम तो अब पहले हम तो एक होके स्वतंत्रता की बात कर रहे थे कि नहीं हमको अलग होना है, हमारे ऊपर गुलाम है, हमें गुलामी नहीं सहना, हमारे ऊपर ब्रिटिश राज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अब उन सबों ने दिमाग लगाया, क्योंकि 1905 में भी तो बंगाल विभाजन हुआ था।
तो किस आधार पे हुआ था? क्योंकि मुस्लिम अलग होंगे तो हाई हिंदू अलग होंगे, इस आधार पे हुआ था। ब्रिटेन वालों का दिमाग तब से चलता रहा, ठीक है। मुस्लिम लीग बनी हुई थी, ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनी हुई थी, ठीक है। तो ये सब जो है मुस्लिम लीग जब बनी थी तो ब्रिटेन वालों ने दिमाग लगाया, ठीक है। जब ब्रिटेन वालों ने दिमाग लगाया, उन्होंने किया क्या कि पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में जानते थे कि कहाँ पे हिंदू है कहाँ पे मुस्लिम है, ठीक है। हिंदू वाले इलाका में जब मंदिर था वहां पे गाय काट के फेंक दिए, ठीक है, क्या किए, गाय काट के फेंक दिए। और जो मुस्लिम वाला इलाका था यहाँ पे सुअर काट के फेंक दिए, ठीक है। अब हम लोग हिंदू जो है गाय को पवित्र मानते हैं, मुस्लिम जो है सुअर को लोग मानते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि इन दोनों में भीषण युद्ध हो गया, ठीक है। जब भीषण युद्ध हुआ तो वहां पे पता नहीं कितनी महिलाओं का सामूहिक बलात्कार हुआ, कितने लोग मारे गए, ठीक है। बहुत बड़ा दंगा हुआ हिंदू और मुस्लिम के बीच, जो भारत का सबसे बड़ा दंगा माना जाता है, नोआखली दंगा, ठीक है। कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ, जिसे हम लोग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा रीजन था, इसमें जिन्ना जिन्ना ही सब कुछ करवाया था, ठीक है। उसी को जो है भारत और पाकिस्तान दो राज्य बनाने थे और हिंदू मुस्लिम के आधार पर जो है वो भारत का विभाजन करना चाहता था, ठीक है। उसी के आधार पर जो है हमारे भारत में नोआखली दंगा हुआ था, ठीक है। खैर गांधी जी के जाने के बाद वहां पे थोड़ी सी शांति आई थी, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया है? 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ है? 26 नवंबर 1949 को जो है हमने अपने संविधान को क्या किया है? अंगीकृत एवं अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया है, ठीक है। अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया है, ठीक है। अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया है कब? हमने संविधान को, ठीक है। कब? 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, संविधान दिवस के रूप में, ठीक। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। पूर्णतः हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, ठीक है। दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिससे हमारा संविधान निर्माण प्रगति में आया, ठीक है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या हुई? प्रारंभ हुई, ठीक है। क्या हुई? संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। कब? 9 दिसंबर 1946 को, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है। समझा गया? अगस्त 1946 में जो है दंगा हो ही चुका था, ठीक। समझा गया? आगे बढ़े हम, आगे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? ठीक है। अब इसके लिए आपको जलवायु पढ़ना होगा, मौसम पढ़ना होगा, ठीक है, तब ना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? आपको जलवायु पढ़ना होगा, मौसम पढ़ना होगा, ठीक। समझा रहा है चीज? क्या पढ़ना होगा? जलवायु पढ़ना होगा और मौसम पढ़ना होगा, ठीक है। तो किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? ठीक है, तमिलनाडु। किसमें वर्षा नहीं होती है? तमिलनाडु में नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है तमिलनाडु में? आइए हम देखते हैं। ये भारत दिख रहा है, भारत दिख रहा है, ठीक है। मौसम हमारे भारत में कहां से प्रवेश करता है? देखिए, दक्षिणी पश्चिम मानसून से बोल रहा है कि कहाँ वर्षा नहीं होती है। देखिए, ई वाला एरिया जो है पश्चिमी घाट है, ठीक है। इधर भी है, ऐसे भी है, कुछ ऐसे पर्वत पहाड़ हैं, ठीक है, ठीक। तो ये जो है इधर से मानसून हमारे भारत में प्रवेश करता है, ठीक है। फेरल के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार विषुवत रेखा के ऊपर, विषुवत रेखा ये जो पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, ये विषुवत रेखा है, ठीक है, इसे इक्वेटर बोलते हैं। विषुवत रेखा के ऊपर वाली रेखाएं दाएं भागती हैं, ठीक है, और इसके नीचे की रेखाएं, अरे इधर की जो हवाएं हैं बाएं भागती हैं, ठीक है। इधर की जो हवाएं हैं दाएं भागती हैं और इधर की हवाएं बाएं भागती हैं, ठीक है। तो हमारा जो भारत है विषुवत रेखा के ऊपर यहाँ पे है, तो हवाएं किस साइड भागेंगी? बाएं साइड, दाएं साइड भागेंगी, ठीक है। जब हवाएं दाएं साइड भागती है, ठीक, तो हमारे यहाँ भारत में जो मानसून आता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आता है, ठीक है। तो वो सबसे पहले टकराता है केरल से। किससे टकराता है? केरल से टकराता है, ठीक है। जब केरल से टकराता है तो इधर वाला एरिया टोटल पहाड़ी एरिया पड़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस साइड जो वर्षा नहीं हो पाती है, जिसे हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश। समझ में आया? अब इधर से इस सब एरिया में बारिश होती है, इधर भी बारिश होने लगती है, ठीक है। इधर बारिश होती है लौटते मानसून से, ठीक है। किससे बारिश होती है? लौटते मानसून से। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भैया बताइए कि किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में आपका है, ऑप्शन में आपका तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ठीक है। तो तमिलनाडु में नहीं होता है,
बाकी हमने आपको दिखाया है कि देखिए राजस्थान में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, ठीक है, क्योंकि इधर से जब मानसून जाएगा तो इन सब एरिया में होते हुए जाता है, पूरा हिमाचल प्रदेश होते हुए फिर लौट के फिर आता है, तब बारिश इधर होती है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि भैया दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा किस में नहीं होती है, तो तमिलनाडु में नहीं होती है, ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में होती है, ठीक है। 1 जून को हमारे भारत में मानसून प्रवेश कर जाता है। 1 जून को हमारे भारत में मानसून क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। कौन से तट पे, केरला तट पे, ठीक है, जिसे हम लोग मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। कौन सा तट कहते हैं, मालाबार तट, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कब, 1913 में, 1913 में, कब हुई थी, 1913 में। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना, ठीक है, सोहन सिंह भाखना, इसके अध्यक्ष कौन थे, गदर पार्टी के जो अध्यक्ष थे कौन थे, सोहन सिंह भाखना, ठीक है, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल है। इन्होंने जो क्या किया था, सैन फ्रांसिस्को में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है सैन फ्रांसिस्को, वहीं पे जो है गदर पार्टी की स्थापना किए थे, ठीक है। ये गदर पार्टी की स्थापना ब्रिटिश लोगों को जड़ से समाप्त करने के लिए इस गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। कब, 1913 में। किसने किया था, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने। अध्यक्ष कौन थे, सोहन सिंह भाखना थे, ठीक है, कौन थे, सोहन सिंह भाखना। कनाडा है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। वर्तमान समय में हाल ही में भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बिगड़ गए थे, जिससे हम कुछ एम्बेसी के लोगों को हमने भारत बुला लिया था, और फिर वहाँ कनाडा के, क्योंकि वहाँ पे निज्जर, ठीक है, निज्जर हत्या के मामले में कनाडा कह रहा है कि भारत का जो है इसमें सबसे बड़ा हाथ है, भारत ने ये उसको मराया है, ठीक है। वहाँ पे जो है कनाडा में जो है भारत के खिलाफ जो है साजिश रची जाती है, ठीक है। लोग जो है भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं, ठीक है, तो वो जो है भारत को बर्दाश्त तो होगा नहीं, ठीक है। तो कनाडा जो है हम कभी कभी हमारे खिलाफ रहता है, ठीक है, सो क्या करता है, कभी कभी ये हमारे खिलाफ भी रहता है। इसकी राजधानी कहाँ है, ओटावा है, ठीक है, कहाँ है, ओटावा है, ठीक है। कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल, ठीक है, मॉन्ट्रियल है, ठीक है। आप जितने भी हवाई जहाज के नियम देखते हैं ना, ठीक है, हवाई जहाज के नियम देखते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं कि हवाई पट्टी कैसे बनेगी, ये झंडा कैसे दिखाया जाएगा, एयर मार्क कैसे बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है, मॉन्ट्रियल में से होता है, कनाडा के मॉन्ट्रियल से ये सब डिसाइड किया जाता है, ठीक है। कहाँ से डिसाइड किया जाता है, कनाडा के मॉन्ट्रियल से, ठीक है, कनाडा के मॉन्ट्रियल से, ठीक है। ये है इटली, इटली की राजधानी कहाँ है, देख लीजिएगा इटली की राजधानी, हम भी बताएंगे सब, ठीक है। आगे आइए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, क्या कर रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है। अब प्रायद्वीप है क्या, प्रायद्वीप है क्या, पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग, पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो भारत का जो ये वाला भाग है 3 तरफ से जल से घिरा है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी है। कौन सी है, गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी है। 1465 किलोमीटर, ठीक है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है गोदावरी की, 1465 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है, नासिक के त्रयंबकम पहाड़ी से, ठीक है, त्रयंबकम पहाड़ी से, ठीक है, नासिक के त्रयंबकम पहाड़ी से ये निकलती है। कौन नदी, गोदावरी नदी। कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी नदी। कहाँ से निकलती है, नासिक के त्रयंबकम पहाड़ी से, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। भारत में 5 नदियां बनी हैं, एक गंगा है, ठीक है, दूसरा गोदावरी है, ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद यमुना है, कृष्णा है, ठीक है, नर्मदा है, ठीक। गंगा है, गोदावरी है,
यमुना है, कृष्णा है और नर्मदा है। ये 5 नदियां जो भारत की लगातार बड़ी नदियां हैं। ठीक है, तो 1465 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? नासिक की तरफ का पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, गोदावरी नदी। ठीक, ये है कृष्णा। ठीक है, कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से। ठीक है, महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कौन नदी? कृष्णा। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, यह भी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी के बीच स्थित एक बेसिन है, केजी बेसिन। ठीक है, केजी बेसिन। ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार मिला है। केजी बेसिन में प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार मिला है, जिसे रिलायंस ने खोजा है। कब खोजा था? 2003 में। ठीक है, 2003 में से रिलायंस ने खोजा था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार कहाँ है? केजी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। ठीक है, महानदी, महानदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से। छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से महानदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से महानदी निकलती है। ठीक है, किस पहाड़ी से? सिहावा पहाड़ी से। इसी नदी पे बना है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ बना है? महानदी पे बना है। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ बना है? महानदी पे बना है। ठीक है, ये है कावेरी। दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। ठीक है, दक्षिण की गंगा कावेरी है, जबकि दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा कौन है? दक्षिणी गंगा। ठीक है, दक्षिणी गंगा गोदावरी है। देखिए इसमें की लगा तो कावेरी, सिर्फ दक्षिणी गंगा तो गोदावरी। ठीक है, दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी। याद कर लीजिए क्या है? दक्षिणी, दक्षिणी गंगा गोदावरी है और दक्षिण की गंगा कावेरी है। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, की लग गया तो कावेरी, अगर दक्षिणी गंगा बोला तो गोदावरी। समझा गया? इतना आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? ठीक है, कौन सी नदी है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? ठीक है, कौन सी नदी है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? ठीक है, अब जो है अमरकंटक है कहाँ? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे पहाड़ी स्थित है। ठीक है, इसी पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पहाड़ी पर बॉर्डर पे ये पहाड़ी स्थित है। इसका नाम क्या है? अमरकंटक। यहाँ से निकलती है नर्मदा, नर्मदा और सोन। ठीक है, नर्मदा और सोन नदी यहीं से निकलती है। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ये वाला, नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? एमपी के, एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे कौन सी पहाड़ी स्थित है? अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ से निकलती है आपकी नर्मदा और सोन। ठीक है, नर्मदा नदी को दबंग नदी भी कहा जाता है। ठीक है, ऋषि मुनि की नदी भी कहा जाता है। ठीक है, ऋषि मुनि की नदी कहा जाता है कि जब पहले महाभारत रामायण चलता था तो हमारे यहाँ के जो लोग थे, ठीक है, ऋषि मुनि इसी गंगा नदी में नहाते थे। ठीक है, तो गंगा नदी में जब नहाते थे तो कभी कभी नदियां बहा ले जाती थी किसी को। ठीक है, तो उसीलिए इसी को दबंग नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दबंग नदी। इसी नदी के तट पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है। ठीक है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, कहाँ बना है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में बना है। ठीक है, किस नदी के तट पे? नर्मदा नदी के तट पे। ठीक है, भरूच में, भरूच के पास। ठीक है, भरूच के पास जो है ये नदी बनी है। किस जिले? केवड़िया, केवड़िया। ठीक है, केवड़िया जिला में बना है ये। ठीक है, लगभग 3000 करोड़ रुपए से ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी थी। किसके तट में? नर्मदा नदी के तट पे। ठीक है, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी का नाम जो है, इसमें जो है बालू निकलता है, बिहार में सोन नदी से बालू निकलता है। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे जो है सोने के टुकड़े पाए जाते हैं। ठीक है, सोने के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए जो इसका नाम सोन नदी रखा गया है। ठीक है, समझा गया? ये ताप्ती नदी जो है, ताप्ती, ठीक है, ये एमपी से निकलती है। ठीक है, एमपी से निकलती है ताप्ती नदी। एमपी से तो ये भी निकलती है, ठीक, लेकिन ये एमपी के बीचों बीच से ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, एमपी के बीचों बीच से ताप्ती नदी निकलती है, जबकि नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, महानदी और सोन, महानदी अभी बताएं सिहावा पहाड़ी से निकलती है छत्तीसगढ़ के,
ठीक है। सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक के त्रयंबकम से, नासिक के त्रयंबकम पहाड़ी से निकलती है आपकी गोदावरी नदी। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। समझा गया? इतना बता ही दिए हैं। ठीक है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। आपका ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? बोखरचू से निकलती है। ठीक है। कहाँ से? कैलाश पर्वतमाला के पास बोखरचू है। ठीक है, वहां से निकलती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का कई अन्य नाम है। ठीक है। हम जो ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ाए हैं उसमें बताए हैं आपको। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, समझ में आया? सिंधु नदी भी वहीं से निकलती है। ठीक है, जहाँ पे कैलाश मानसरोवर है उसी के पास बोखरचू है। ठीक है, वहीं से निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी भी, सतलज नदी भी वहीं से निकलती है। ठीक है, समझ में आ गया? कहाँ से? कैलाश मानसरोवर के पास से ही। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, तो ये कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है, समझ में आ गया? ठीक, अगला क्वेश्चन आइए। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी 13वां। कह रहा है कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, क्या बोल रहा है? भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, पहला पहला संविधान संशोधन 1951। पहला संविधान संशोधन 1951। जो आप अनुसूची देख रहे हैं मूलतः हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी। ठीक है, मूलतः हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? 12 हैं। उसमें एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि सुधार संबंधी। ठीक है, भूमि सुधार संबंधी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, भूमि सुधार संबंधी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, जब इसे जोड़ा गया था तो उसी समय बना दिया गया कि ये जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो भी चीजें केंद्र सरकारें हैं, चाहे राज्य सरकारें, वो चाह रही हैं कि हमारी कुछ ऐसी चीजें जो 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाए। ठीक है, 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब है 73वां संविधान 1973 में, ठीक है, केशवानंद भारती केस में, ठीक है, 1973 में केशवानंद भारती केस जब आया, ठीक है, तो उसमें उसने कहा कि देखिए हम जो है किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ तो हम उसकी न्यायिक समीक्षा कर देंगे। ठीक है, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आप 9वीं अनुसूची में रख लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उस 9वीं अनुसूची में रख रहे हैं तो अगर उससे किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ या भारत के संविधान के किसी भी मूलभूत आधार ढांचा का उल्लंघन हुआ तो हम जो है उसे तुरंत रद्द करेंगे, और रद्द तो नहीं करेंगे लेकिन उसकी न्यायिक समीक्षा करेंगे, और न्यायिक समीक्षा करेंगे और वो गलत पाया जाएगा तो हमसे रद्द भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची कब संशोधन किया गया था? पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा रखा गया था। ठीक है, क्या है? भूमि सुधार है। ठीक है, समझा गया? 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। ठीक है, हमारे यहाँ जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा ही हुआ। सर सईद फजल अली आयोग ने कहा था कि राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पे कर दीजिए, तो 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, उसी के आधार पे जो है राज्यों का गठन हो गया भाषा के आधार पे। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है, उसी ने किया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इतना संशोधन कर दिया इंदिरा गांधी इसमें ना, इंदिरा गांधी जी ने इतना संशोधन कर दिया कि 42वां संविधान संशोधन को जो 1976 में हुआ, इसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। ठीक है, इसमें जो है प्रधानमंत्री लोकसभा का जो कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था, राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां छीन ली गई थी, जैसे राष्ट्रपति को जो कहा जाएगा वैसा करते, इसमें राष्ट्रपति को पावर दिया गया। ठीक है, ये सब कार्रवाई जो है 42वां में किया गया था, कुछ इसको हटाया गया था इसमें। ठीक है, तो जो इसमें किया गया था इसी 44वां संविधान संशोधन 1978 में कुछ उसमें से चीजें हटाई गई थी। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ही आपका समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, किसमें? प्रस्तावना में। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ही समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। किसमें? प्रस्तावना में। ठीक है, किसमें जोड़ा गया है? प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा? अगला क्वेश्चन करा नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ठीक है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। देखिए ये एक सैनिक संगठन है, ठीक है। क्या है ये? सैनिक संगठन है, ठीक है, सैनिक संगठन है ये, ठीक है। यह क्या है? एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक सैनिक संगठन है, ठीक। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1949 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 32 सदस्य हैं। पहले 30 थे, लेकिन फिर 31 हुए, फिर 32 हुए, ठीक। 31वां कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड जो है 31वां है। 32वां जो अभी मार्च में जुड़ा है, मार्च 2024 में, ठीक है, मार्च 24 में जुड़ा है आपका स्वीडन, ठीक है, स्वीडन जुड़ा है मार्च 2024 में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह जो है एक सैनिक संगठन है, ठीक है। क्या है ये? सैनिक संगठन है, ठीक है। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 32 हैं, ठीक है। 31वां कौन है? फिनलैंड। 32वां कौन है? स्वीडन है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन, ठीक है। 1900, ये तो अलग अलग समय है, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। है क्या? एक सैनिक संगठन है। कितने देश हैं? 32 देश हैं। होता क्या इसमें? इसमें ये होता है कि अगर इन 32 देशों में से किसी के ऊपर कोई एक अन्य देश हमला कर दिया तो ये 32 मिलकर उस देश को मारेंगे। अब इसी को लेकर विवाद हुआ था। यूक्रेन को शामिल करना चाहता था, लेकिन इसे यूक्रेन शामिल होने नहीं दे रहा, रूस इसे शामिल नहीं होने दे रहा है। क्यों? क्योंकि जिस दिन यूक्रेन शामिल हो जाएगा उस दिन जो है यूक्रेन की बॉर्डर पे कौन आके बैठेगा? अमेरिका। इसकी वजह से जो है रूस परेशान है और बार बार यूक्रेन को पीट रहा है, लतिया रहा है, लेकिन फिर भी यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। और नाटो भी गजब का देश है, ठीक है, गजब का संगठन है। ये जो है फिनलैंड को उसके बाद शामिल कर दिया, स्वीडन को इसके बाद शामिल कर लिया, लेकिन यूक्रेन को आज तक शामिल नहीं कर पाया, ठीक है। तो मजाक ही बना के रखा है, ठीक। समझाया? तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 32 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे, बीएसई, बीएसई, ठीक है, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का क्या? पूरे विश्व का जो है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। विश्व का नहीं, एशिया का, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे हम लोग बीएससी कहते हैं। कब स्थापना हुई थी? 1875 में। एक है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। ये जो है 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन सबों का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में ही है। कहाँ है? सब मुंबई में ही है। ये शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है, 1891 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। ये किसका है? चीन का है। किसका है? ये चीन का है, ठीक है। किसका है? ये चीन का है। तो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये पैसों से संबंधित है, शेयर मार्केट से संबंधित है, कब शेयर गिरा, कब उठा, कैसे हमारे भारत में क्या हो रहा है, ठीक है। जो है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। भारत में एक और स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम एनएससी और बीएसई के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? रेड इंडियन, रेड इंडियन विश्व की एक प्रजाति, विश्व प्रसिद्ध जनजाति है, किस देश में पाई जाती है? ठीक है, यह किस देश में पाई जाती है? ठीक है, समझा गया? रेड इंडियन विश्व की एक प्रसिद्ध जनजाति है, किस देश में पाई जाती है? यह पाई जाती है कनाडा में, ठीक है। रेड इंडियन की खोज जो है, रेड इंडियन की खोज किसने किया था? रेड इंडियन की खोज किसने किया था? ठीक है, जिसने पहली बार अमेरिका की खोज किया, अमेरिका की खोज जिसने पहली बार किया वही खोज किया है रेड इंडियन की, ठीक है। कौन खोज किया है? रेड इंडियन की, जिसने अमेरिका की सबसे पहली खोज किया, ठीक है, वही जो खोज किया है रेड इंडियन की, ठीक है। कनाडा में जो क्या है? रेड इंडियन है। रेड इंडियन उन्हें बोला जाता है जो नॉर्थ अमेरिका के मूलतः निवासी हैं। नॉर्थ अमेरिका के मूलतः निवासी जो है उन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो इनका ब्लड, जब इतने गोरे रहते हैं, इनका पूरा शरीर ब्लड रहता है, ब्लड जैसा दिखता है, पूरा लाल लाल दिखता है, इसे हम लोग कहते हैं रेड इंडियन। खोज करने गया था कोलंबस भारत की, ठीक है, तो वहाँ के लोगों को जब लाल लाल देखा तो कहा अरे ये तो रेड सब है, हम भारत की खोज करने आए थे, भारत में सब लोग कहते हैं करिया सब हैं, ठीक है, हाँ अरे मटमैला पता नहीं मंगरैला जैसे सब है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लाल लाल क्यों दिख रहे हैं, ठीक है, तो उसने कहा ये सब रेड इंडियन लगता है, ठीक है। तो कनाडा वगैरह में जो है, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में जो है रेड इंडियन पाए जाते हैं, जो वहीं के मूलतः निवासी हैं, ठीक है।
समझ आ गया। ठीक, ब्राजील है की राजधानी ब्रासिलिया है, कोस्टारिका है, नॉर्थ अमेरिका है, चिली की सेंटियागो है। ठीक है, ये जो दोनों देश हैं ये दक्षिण अमेरिका के राज्य हैं और ये जो दोनों देश हैं ये नॉर्थ अमेरिका के राज्य हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, इसका आकार जो है, जो चिली है इसका आकार मिर्च के जैसा है। ठीक है, चिली का जो आकार है वो कैसा है, सन के जैसा है। ठीक है, मिर्चा के जैसा है। ठीक है, ये जो ब्राजील है, रियो डी जेनेरियो यहाँ का प्रसिद्ध स्थान है रियो डी जेनेरियो, इसी ब्राजील में है अमेजन का जंगल। ठीक है, अमेजन का जंगल कहाँ है, इसी ब्राजील में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कर रहा है कि यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। ठीक है, यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सिनेगॉग, यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, तो सिनेगॉग। जेंद अवेस्ता, जेंद अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। ठीक है, पारसियों का धर्म ग्रंथ क्या है, जेंद अवेस्ता। ठीक है, जेंद अवेस्ता क्या है, जेंद अवेस्ता क्या है, जेंद अवेस्ता पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, सिनेगॉग क्या है, इनका जो है पूजा का स्थान है। अग्नि मंदिर हिंदुओं का पूजा का स्थान है। ठीक है, ईसाई लोगों का चर्च है, ये भी कुछ है। ठीक है, तोरा, ठीक है, मुस्लिम लोगों का तो मस्जिद होता है। ठीक है, ये तोरा है जो कोई ग्रंथ वगैरह है। ठीक है, समझा रहा है। तो यहूदियों की पूजा स्थल क्या आता है, सिनेगॉग कहा जाता है। अग्नि मंदिर हिंदुओं के, चर्च जो ईसाइयों के, मस्जिद जो है मुस्लिमों को कहा जाता है। ठीक है, मुस्लिमों का जो है कुरान है, हम लोगों का जो है पुस्तक महाभारत है। ठीक है, ये लोग तो खैर गॉड को मानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर, विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर। विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है, यानी सर्वाधिक नहर कहाँ से आती जाती है। सर्वाधिक नहर जो है, जो नहर है उसमें सर्वाधिक जहाजें कहाँ से आती जाती हैं। ठीक है, सर्वाधिक जहाजें कहाँ से आती जाती हैं। ठीक है, स्वेज नहर, स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर जो है विश्व की सर्वाधिक जो है इसमें से जहाजें आती जाती हैं। ठीक है, ये किसको किसको अलग करता है, ये जो देखिए, देख लीजिए आके स्वेज नहर है कहाँ। ठीक है, आपको ये नक्शा दिख रहा होगा, ये विश्व का नक्शा है। ठीक है, पता है ना, ये विश्व का नक्शा है। ठीक है, जो स्वेज नहर है, ठीक है, इसको थोड़ा हम चाहेंगे कि और बड़ा कर दें, दिख रहा होगा। ठीक है, हमें विश्व से पूरा मतलब नहीं है, यहाँ से हमको मतलब है। ठीक, स्वेज नहर देखिए यहीं पे बनाई गई है। ठीक है, स्वेज नहर, और ये जोड़ती है लाल सागर को, रेड सी को और मेडिटेरियन सी को। किसको किसको जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को। ठीक है, तो स्वेज नहर किसे किसे जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को। ठीक, ये बनाई कब गई थी, 1859 में स्टार्ट हुई थी, 1869 में बनके तैयार हो गई थी। ठीक है, 1869 में बनके क्या हुई थी, तैयार हो गई थी। ठीक है, तैयार हो गई थी। ठीक, जो स्वेज नहर है इस पे अधिकार है मिस्र का। किसका अधिकार है, मिस्र का है। ठीक है, इसमें जो जहाजें चलती हैं 12 से 15 किलोमीटर पर हावर चलती हैं, 12 से 15 किलोमीटर पर हावर चलती हैं। इसलिए इसमें इतने धीरे चलती हैं क्योंकि अगर ये तेजी से जहाजें चलेंगी तो जो पानी से नहर के टकराने से मिस्र का जो भाग है वो क्या होगा, टूटता है। क्या होता है, वो टूटता है। ठीक है, तो इस नहर से एक बार में, एक समय में एक ही जा सकती है, दो जहाजें नहीं जा सकती। इसमें कितनी बार जो स्वेज नहर में जहाजें फंस गई हैं। ठीक है, जहाजें कितनी बार जो स्वेज नहर में फंस गई हैं। ठीक है, जो स्वेज नहर है इसकी जो टोटल लंबाई है, लगभग 190 किलोमीटर करीब है। ठीक है, कितना है, लगभग 190 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 190 किलोमीटर है स्वेज कनाल की। ठीक है, ये वाला इसका पोर्ट स्वेज है। ठीक है, और इसका ये पोर्ट सईद है। ठीक है, इसका जो है उत्तरी भाग, जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, जो मिस्र में है, मिस्र के दक्षिणी में जो है पोर्ट सईद है और इसका जो है पोर्ट स्वेद है। ठीक है, तो आपसे कभी पूछता है कि स्वेज नहर का जो दक्षिणी भाग है उसे पोर्ट सईद के नाम से जानते हैं, जो उत्तरी भाग है उसे पोर्ट स्वेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, पोर्ट स्वेज और पोर्ट सईद। तो उत्तरी है पोर्ट स्वेज और दक्षिणी है पोर्ट सईद। ठीक है, समझ में आया।
तो स्वेज नहर जो है क्या है, स्वेज नहर जो है महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। ठीक है, इस जहाज के आने से इधर के जितने भी लोग व्यापार करते हैं ये ऐसे न घूम के यहीं से डायरेक्ट चले जाते हैं लोग। ठीक है, अमेरिका वगैरह ये वाले जो लोग हैं पहले इधर से घूम के आते थे, ये लोग यहीं से डायरेक्ट चले जाते हैं, भारत वगैरह चले जाते हैं। ठीक है, जिससे लगभग 6000 मील की दूरी कम होती है। ठीक है, लगभग कितना, लगभग 9000 किलोमीटर की दूरी कम होती है। ठीक है, कनाल सुएज कनाल के बनने से लगभग जो है 9000 किलोमीटर की दूरी कम पड़ जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आया। ठीक है, तो जहाजी नहर कौन सी है, आपकी सुएज नहर है। ठीक है, सुएज नहर जो है जहाजी नहर है। ठीक है, अब इसमें और ऑप्शन दिए हैं, कील नहर, ये जर्मनी में है, जर्मनी में है ये कील नहर है। ठीक है, क्या है ये, जर्मनी में है। राइन नदी, ये नदी है, राइन नदी जर्मनी में ये भी है। ठीक है, इसमें कोयला बहुत ज्यादा ढो जाता है, इतना कोयला ढो जाता है, फिर भी इसमें अगर आप एक सिक्का फेंक देंगे तो साफ दिखेगी। पता नहीं लोग वहां से कोयला कैसे ढोते हैं। हमारे यहाँ की गंगा नदी में कुछ नहीं ढोया जाता है, सिर्फ नदी है तो वो जो है इतना गंदा रहती है, और उसके लिए 20,000 करोड़ का खर्चा कर दिया गया नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत, लेकिन आज तक वो साफ नहीं हुई। ठीक है, तो राइन नदी जो है जर्मनी की राइन नदी है, सबसे साफ नदी है, सिक्का भी फेंक देंगे तो दिखता है। इससे ढोया क्या जाता है, कोयला ढो जाता है। ठीक है, एक नदी है ये इंदिरा नहर है। भारत में ये राजस्थान राज्य में इंदिरा नहर से सिंचाई होती है। ठीक है, भारत में राजस्थान वाला जो राज्य है उसमें जो इंदिरा नहर से सिंचाई होती है। ठीक है, ये किस नदी से बना है, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल जो बांध बना है वहीं से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। ठीक है, इससे जो है किस राज्य में पानी दिया जाता है, इंदिरा गांधी नहर से, तो राजस्थान में। ठीक है, हमारा राजस्थान का जो थार मरुस्थल है एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, किसकी वजह से, इंदिरा गांधी नहर के वजह से, किसकी वजह से, इंदिरा गांधी नहर की वजह से। ठीक है, तो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है, सुएज नहर है। ठीक है, कौन है, सुएज नहर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा है, अगला क्वेश्चन करा लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। हमने शायद पहला एक क्वेश्चन पढ़ा रहा था तो उसमें बताया है, जब पहला क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताया कि लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, कम से कम हमारे यहाँ टोटल सत्र है बजट, मानसून, शीतकालीन। ठीक है, बजट है, मानसून है और शीतकालीन है। ठीक है, बजट सत्र जो है फरवरी से अप्रैल तक है। ठीक है, और ये जुलाई से सितंबर तक है। ठीक है, ये नवंबर से लेके दिसंबर तक है। ठीक है, ठीक, कम से कम बोल रहा है तो कम से कम आप 2 बैठकें एक वर्ष में करना होगा। ठीक है, कम से कम जो है 2 बैठकें एक वर्ष में करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जब कभी भी कोई अध्यादेश लाया जाता है, ठीक है, तो उसको पारित करने के लिए वो अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है। ठीक है, तो उसको पारित कराने के लिए हमें जो है बैठक कराना आवश्यक रहता है। ठीक है, तो 6 महीने के अंतराल पे जो है ये जो है मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र को बैठाया जाता है। ठीक है, हालांकि 6 महीने का अंतर होता नहीं है, वो 3 महीने का अंतर हो पाता है। ठीक है, लेकिन ये कहा गया है कि अगर हमारे भारत में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, आपको कम से कम जो है हमारे संसद की एक वर्ष में 2 बैठक करना ही पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 2 बार। ये कम से कम की पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, अधिकतम कितना है, 3 हो सकती है। ठीक है, लेकिन कम से कम 2, एक नहीं, कम से कम 2, उसमें भी बजट सत्र तो एकदम निश्चित करना है। ठीक है, बजट सत्र को तो एकदम निश्चित करना ही करना है, बाकी शीतकालीन और मानसून सत्र में से आप 2 को एक करिए। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, अगर यही सत्र नहीं चलता है तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वो क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश जारी कब किया जाता है, अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है, जब हमारे देश में हमारे संसद का सत्र न चल रहा हो, हमारे संसद का सत्र न चल रहा हो तो आप अध्यादेश जारी करा सकते हैं। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 123 के तहत। और राज्यपाल किससे करते हैं, आर्टिकल 213 के तहत, 213 के तहत। समझ आ गया, इतना समझ आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि झूमिंग कृषि किस प्रकार की खेती है। झूमिंग कृषि किस प्रकार की खेती है। ठीक है, झूमिंग कृषि किस प्रकार की खेती है। ठीक है, झूमिंग कृषि किस प्रकार की खेती है। ठीक है, तो यह स्थानांतरणीय कृषि है, अस्थायी नहीं, अस्थायी मत कहिएगा कभी भी, स्थानांतरणीय कृषि है। यानी इसमें होता क्या है, एक भूमि पे, एक भूमि है
ठीक है। इस पे 10 से 12 साल जो है कोई कृषि उत्पादित की गई, ठीक है। इसके बाद जो इसे छोड़कर चले गए लोग, ठीक है, क्या कि इसे छोड़कर चले गए, ठीक है। तो जो झूमिंग कृषि होती है स्थानांतरित कृषि होती है। इस पे जो है एक खेत में 10 से 12 वर्ष तक उत्पादन हुआ, उसके बाद जब उत्पादन ही नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं, ठीक है। अस्थायी कृषि में वो खेती है जहाँ पे हर वर्ष धान, गेहूं, सरसों, प्याज, चन्ना, लहसुन, धनिया, मरचा जो होता है वो अस्थायी कृषि में होता है, ठीक है। अस्थायी कृषि में कुछ निश्चितता नहीं है, ठीक है। तो समझ आ गया, ठीक। तो जो है झूमिंग कृषि किस प्रकार की है, तो स्थानांतरण कृषि है। किस प्रकार की कृषि है, स्थानांतरण कृषि है। किस प्रकार की कृषि है, स्थानांतरण कृषि है। ध्यान रखिएगा, अस्थायी नहीं है, स्थानांतरण कृषि है। क्या है, स्थानांतरण कृषि है। समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आया। तो हमें आशा है ये 20 क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो है 25 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन, सॉरी 25 क्वेश्चन करें, 20 क्वेश्चन था। हमने जो है आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे इसे बताया, इसमें स्टैटिक जीके हमने जोड़ दिया है, ठीक है। स्टैटिक जीके हमने इसमें क्या किया है, जोड़ दिया है, ठीक है। अब आप लोगों का काम है कि इसे आप लोग पढ़िए, ठीक है। इसे पढ़िए और जो भी कुछ गलती हो, देखिए गलती हम इंसान है, हमसे गलती होगी, ठीक है। जो भी गलती होती है आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं, हम अपना सुधारेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पढ़ाना तो भाई हमारी जिम्मेदारी है कुछ सुधारना, क्योंकि हम तो हर एक काम तो सही तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है भाई। कोशिश तो पूरी करते हैं कि सही हो, लेकिन भाई गलत हो तो उसके लिए भाई दिमाग ही कहीं हो जाता है गलत, ठीक है। तो हमें आशा है कि हम जो पढ़ाएं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करिए और इसको थोड़ा एक तो बगल में शेयर बटन रहता है उसको दबा दीजिए, ठीक है। बहुत बैकअप पे हम है, ठीक है ना। तो उसको क्या करिए, दबा दीजिए, ठीक है, शेयर बटन को। और लाइक वगैरह पता नहीं क्या किया जाता है, कर दीजिए। हम कबू कहते नहीं है, ठीक है, कहेंगे भी नहीं कबू, ठीक। तो ये जो है हमने आपको बता दिया। हमें आशा है कि हमने जो आपको प्रैक्टिस सेट कराया है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।